डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि स्मोक का सबसे ज़्यादा असर इंसान के फेफड़ों पर पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बुनियादी तौर पे वो पेशेंट जिनको ना पहले से ही एलर्जी है, अच्छा जिनको नाक से छींकी आती है, नाक से पानी आता रहता है। डॉक्टर साहब, अगर एलर्जी का बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो किन नुकसानात से इंसान दो चार हो सकता है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ना हम अल्लाह ताला ने हमें ना सेंस ऑफ स्मेल दी हुई है। हम दूसरा नाक से ना सांस भी लेते हैं, तो बेशक। ये गॉड गिफ्टेड है हमारे जी। लिए ना, हम सांस नाक से थ्रू लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? क्या इसका इलाज दवाइयाँ हैं या वैक्सीनेशन है? आप क्या समझते हैं? दैट्स गुड क्वेश्चन। बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि यू शुड आइडेंटिफाई द एलर्जेंस, कि बुनियादी तौर पे आपको एलर्जी है किस चीज़ से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है कि उनको कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, घंटी की आवाज़ें, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें। ये कौन सी बीमारी है? अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ना इसे हम कहते हैं कि टेनिटस, अच्छा। कि वो पेशेंट है जिनको ना कानों में सीटियों की आवाज़ आती है, कानों में ना शां शां की आवाज़ आती हाँ। रहती है, कानों में ना मुसलसल शोर महसूस होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, शबदन पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज की हमारी पॉडकास्ट बहुत अहम होने जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में स्मोक एक बहुत बड़ा मसाला बन चुका है। आए रोज़ हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। स्मोक क्या है और ये किन बीमारियों का बायस बनती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं। सर, खुश आमदीद। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्मोक क्या है, स्मोक और फॉग में क्या फ़र्क है और ये किन बीमारियों का सबब बनती है? थैंक यू सो मच, इट्स प्लेयर टू मीट यू। बुनियादी तौर पे स्मोक कंबाइन है, फोग अलॉन्ग विथ स्मोक, इन दोनों को इकट्ठे करेंगे तो बेसिकली फोग बन जाएगा। दूसरे अल्फाज में इसे हम स्मोकी फोग भी कहते हैं। नॉर्मली जो फोग होती है, जिसे हम घिम कहते हैं, वो जब भी कंटेमिनेटेड हो जाएगी स्मोक की वजह से, यानी कि आलूदा माहौल की वजह से, आलूदगी की वजह से, उससे हम बेसिकली स्मोक कहते हैं। अब वो जो स्मोक है उसको डिवाइड किया गया है। एक है जिसे हम कहते हैं जी लंदन स्मोक, दूसरे अल्फाज में उसे हम सल्फर स्मोक भी कहते हैं। दूसरा है ऑटोमोबाइल स्मोक। अक्सर उसमें जो कंटेमिनेटेड एयर बनती है माहौल में आलूदगी की वजह, उसमें देखा गया है कि जब आपके माहौल में सल्फर ऑक्साइड आ जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, उसमें जब भी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोजन कार्बन से मिल लेती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑटोमोबाइल रिएक्शन हो जाता है, जिसे हम ऑटोमोबाइल स्मोक भी कहते हैं। ये जब भी होगा तो उसमें अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को आंखों में ख़ारिश होगी, गले में ख़ारिश होगी, नाक में ख़ारिश होगी, पेशेंट को मुसलसल सांस में दिक्कत होती रहेगी, उससे सांस लिया नहीं जाएगा। उसके बाद पेशेंट को जिस्म में एलर्जी सी महसूस होती रहती है, घुटन सी महसूस होती रहती है। तो ये हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ये माहौल की जो कंटेमिनेटेड सिस्टम बन जाता है, वो हेल्थ के लिए इंतहाई डेंजरस है। अच्छा, तो सर, ये किन बीमारियों का बायस बनती है और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? ये अक्सर देखा गया है कि बच्चों में भी इफ़ेक्ट करती है, ये मोस्टली बड़ों में भी ये इफ़ेक्ट कर देती है। वो पेशेंट जिनको पहले ही अस्थमा के पेशेंट हैं, या वो पेशेंट जिनको पहले ही एलर्जी है, या जिनका क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम कम है, उसमें ये जल्दी इफ़ेक्ट कर लेती है। या पेशेंट वो जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर वो उनका अनकंट्रोल्ड है, या सीओपीडी के पेशेंट है, चेस्ट के उनका कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या वो पेशेंट जो डायलिसिस पे है, इनको ये जल्दी इफ़ेक्ट कर लेती है। तो उनमें ये जितनी भी उनकी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनकी बहुत सीवियर कंडीशन में चली जाते हैं। जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं उसको सांस में डबल दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जो एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन में उनको छींकी आना स्टार्ट हो जाती है, उनको नज़ला हो जाता है, उनको नाक से केरा गिरता रहता है,
उसको गले में खारिश होती रहती है, उनके साइन और सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाते हैं। तो सर ऐसे कौन से हिफाजती इकदामात हैं जिनसे ये इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है? बुनियादी तौर पे देखें जो अ, काज़ है उसको हमने रूल आउट करना होता है। जो अक्सर देखा गया है कि बेतहाशा ऑटोमोबाइल जो हमारी यूज़ होती है, पहले देखें हर बंदा पैदल चलते रहते थे, साइकिल का इस्तेमाल होता रहता था। सही अब है। जैसे-जैसे आपने देखा होगा कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल है, बिल्कुल। तो लोग हर बंदा अपनी-अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। तो बेतहाशा जो ऑटोमोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, उससे कच्चा जो धुआँ निकलता रहता है, ये वन ऑफ द मेजर सोर्स है। अच्छा। दूसरा आपने देखा कि लाहौर में आए दिन जो है ना आपकी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कहीं पे पुल, कहीं पे सोसाइटी, कहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये बेतहाशा कंस्ट्रक्शंस की वजह से भी एक सोर्स बन जाता है। तीसरा आपने देखा होगा कि ये जो हम कहते हैं कि प्लांटेशन, आप दरख्त वगैरह का वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई हुई है। हुँ। उसकी वजह से भी मोस्टली देखा गया हुआ है। आपने चौथा देखा होगा कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, आपकी बेतहाशा शहरों में इंडस्ट्रीज़ का रुझान बढ़ा हुआ है, उसकी जो कंबस्शन होती रहती है, वहाँ के जो केमिकल्स निकलते रहते हैं, ये भी माहौल में बेतहाशा कंटेमिनेटेड किया हुआ है। भट्ठे वगैरह जो हैं, वहाँ पे भी आपकी कार्बन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है। गुंजान इलाकों में आपका कार्बन बहुत ज़्यादा कंबस्शन वगैरह चलती रहती है। तो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी कि होना शहर में, ये सारे असबाब बन जाते हैं आपके समूह के लिहाज से। डेफ़िनेटली देखिए ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, उससे डेफ़िनेटली हमने अवॉइड करना है, जो आपके लिए प्राइमरीली है। जो शहर में हम कहते हैं कि जी आप एटलीस्ट यानी कि ग्रीनरी वो आपकी पीक लेवल पे, जैसे कहते हैं ना आपने एक प्लांट लगा दी, जैसे आपने जो है ना एक बंदे को हेल्थी लाइफ़ कर लिया। तो प्लांटेशन वो बढ़नी चाहिए। स्पेशली जो 2-3-4 माह के जो पीक सीज़न है स्मोक में, उसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन वाले जो काम है उसको अवॉइड किया जाए। इन्हीं दिनों में इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें हैं उससे कम हुँ। यानी कि ना शहर से शिफ्ट करके पेरिफेरी में साइड बाय किया जाए। और स्ट्रिक्टली जैसे अ, फसलें वगैरह होती हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको फिर कंबशन वगैरह करते हैं, उसको एटलीस्ट इन 2-3 महीनों में वो यानी कि अवॉइड किया जाए। देखिए पूरी दुनिया में सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं कि आपकी गाड़ी है उसके लिए सेफ्टी लाइसेंस है कि इट कैन बी यूज्ड और इट कैन नॉट बी यूज्ड। तो इस पे बेहताशा काम करने वाला है कि एटलीस्ट वो सेफ्टी जो है ना सर्टिफिकेट के साथ दे कैन बी यूज्ड। तो ये सारे मेजरमेंट हो से इसे शहर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और जो इंडिविजुअली के लिहाज से उसमें डेफिनेटली जैसे आजकल स्मॉल लॉकडाउन रखा हुआ है जी, कि जी, बच्चों को बिल्कुल। ना हफ्ते की छुट्टी दिया दी गई। जाए एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को रखा हुआ था। तो एक ये थोड़ा सा है कि दे शुड बी मैक्सिमम दे शुड बी अवॉइड टू मूव टुवर्ड्स द स्कूल्स टुवर्ड्स द कॉलेजेस। कम से कम एक्सपोज़र हो, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि जो स्पेशली ओल्ड एज वाले हैं उनको भी मिनिमम एक्सपोज़ हो। जिन्होंने अगर जाना भी है तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप अच्छे तरीके से आँखों को वॉश कर लें, नाक को अच्छी तरीके से वुज़ू की तरह साफ़ करें, गले को अच्छे बिल्कुल। तरीके से आप वॉश वगैरह कर लें। बाहर जाना है तो आप अच्छी तरीके से आप मास्क वगैरह पहन लें, जिससे कम से कम ये पार्टिकल कंटामिनेट एयर वो डायरेक्टली आपको गले को, चेस्ट को इफ़ेक्ट वगैरह ना हो। बच्चे हैं तो हम उसको कहते हैं कि एटलीस्ट बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल। बच्चों में प्रोटीन डाइट इट्स हाईली इम्पोर्टेंट कि बच्चा सुबह अंडा लेगा, सुबह बच्चा दूध लेगा, गरम पानी लेगा, हनी का एक आधा चम्मच लेगा, नट्स वगैरह ले लेगा। इससे बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। बड़े बूढ़े हैं, ओल्ड एज हज़रात हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट इन डिज़ीज़ को ख़िलाफ़ जो है ना उनका बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ा हुआ हो। तो अपने तौर पे ये प्रिवेंटिव मेजरमेंटें शहर के लिहाज से ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट जितनी की जाएगी उतना वी कैन बी अवॉइडेड। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कहा जाता है कि स्मोक का सबसे ज़्यादा असर इंसान के फेफड़ों पर पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा बुनियादी तौर पे वो पेशेंट जिनको ना पहले से ही एलर्जी है, अच्छा। जिनको नाक से छींकी आती है, नाक से पानी आता रहता है, कीड़ा गिरता नाक रहता से है। केरा गिरता रहता है गले की तरफ से, तो प्राइमरली द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लाई इन द नोज़ एंड द साइनसेस।
वो डेफिनेटली क्या गले की तरफ, वो फिर अल्टीमेटली चेस्ट की तरफ, उस समय अस्थमा के चांसेस हो जाते हैं जो डायरेक्टली आपकी सांस की नालियों को, लंग्स को इफेक्ट करती रहती है। वहाँ पे बलगम जम जाता है, वहाँ पे म्यूकस कलेक्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को, जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, उसमें अस्थमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें इवन नमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें चेस्ट के इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस के इवन ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जितनी जितनी वहाँ पे म्यूकस अक्यूमुलेशन हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, बोलने में उनको प्रॉब्लम होता रहता है, घुटन सी महसूस होती रहती है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रोन टू एलर्जिक, दे आर ऑलरेडी प्रोन टू साइनोसाइटिस, दे आर ऑलरेडी प्रोन टू राइनोसाइनोसाइटिस। तो इनमें फिर ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं कि डायरेक्टली इट इफेक्ट द लंग। इस वजह से ऐसे पेशेंट को, फिर जिनको लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं इमीडिएटली यू शुड टेक यू नियर बाय कंसल्टेंट। एक दफ़ा उनको दिखा दें, ये ना हो कि आपके लंग्स कोलेप्स हो जाएँ, लंग्स में नमोनिया हो जाए, लंग्स में बिल्कुल सीवियर इन्फेक्शन हो जाए। दे आर मोर प्रोन टू पेशेंट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर को पिछले कुछ सालों से आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? ऐसी कौन सी खराबियां हैं जिसकी वजह से आज ये हाल है हमारा? आप देखें कि पहले एक तो पॉपुलेशन बहुत कम थी लाहौर के लिहाज से, जी डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आप देखें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज बहुत पीक लेवल पे। दूसरा नंबर आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको मिनिमम मिनिमम महसूस बिल्कुल होंगे। हर दूसरे तीसरे आपको देखें अपनी गाड़ी लगी हुई ऐसा है, ही है। हर दूसरा तीसरा घर पे जो आप देखें गाड़ी लगी हुई है। तो दे आर बेतहाशा, यानी कि ना अपनी कन्वेंस के तौर पे गाड़ियों का इस्तेमाल है, तो डेफिनेटली उसमें ईंधन वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता रहता है। ये आपके लिए है। कंस्ट्रक्शंस हैं, उसका मेजर रोल है। इसी तरह जो प्लांटेशन थी पहले बेतहाशा होती थी, अब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो आपकी प्लांटेशन बिल्कुल आपकी ख़त्म हो रही है। जो फॉरेस्ट वाला एक माहौल था, वो डिफॉरेस्टेशन वगैरह होती जा रही है डे बाय डे। तो डेफिनेटली ये सारे एक कॉजेटिव फैक्टर्स के तौर पे पार्ट प्ले करते हैं। पेरिफेरी में देखें कि ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी की पूरी आपकी इंडस्ट्री है, वहाँ पे कंबस्शन होती है डे बाय डे, 24/27 इन अ वीक एंड 30 डेज इन द मंथ। पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपको यूज़ हो रही है। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो हैव अ मेजर रोल इन लाहौर एट ऑल। तो ये सारे ये फैक्टर्स हैं जो आपको ना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब ये सारे फैक्टर्स को आप अवॉइड कर लेंगे, देन इट्स पॉसिबल आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डर्टीएस्ट सिटी द लाहौर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ज़ाती सतह पर और हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से इकदामात हैं जिसकी वजह से स्मोग से बचा जा सकता है, और क्या सिर्फ एक मास्क का इस्तेमाल करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं? नहीं, मास्क तो देखें बुनियादी तौर पे जब हम कहते हैं मिनिमम एक्सपोज हों, मगर वो जी हजरात जिन्होंने काम पे जाना है, जिन्होंने कारोबार पे जाना है, बिल्कुल जिन्होंने एटलीस्ट अपने प्रोफेशन पे जाना है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी दे शुड एक्सपोज, दे हैव टू मूव। अब वो अपनी बॉडी को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, तो उस वजह से कहते हैं एटलीस्ट दे शुड कवर्ड। फीमेल बिल्कुल हैं तो अपने निकाब करके जी आप अपने आप को कवर्ड कर लें, क्योंकि जो भी एलर्जेंस हैं, जो भी बॉडी के पार्टिकल्स हैं, जो भी कंटेमिनेटेड एयर है, जो स्मोक है, वो आपको डायरेक्टली नाक, साइनसेस के थ्रू, गले, अल्टीमेटली चेस्ट को, विंड पाइप को इफेक्ट करती बिल्कुल हैं। तो स्मोक आप करते हैं तो कई हद तक आप ना डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते हैं, आप कई हद तक उसको यानी कि ना कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। बकिया जो मैंने कहा था कि पेशेंट को जो स्मोक वाले हैं, या जो डेबिलिटेड बच्चे हैं, या जो बड़े हैं जिनको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको आंखों में इचिंग है, गले में खारिश है, नाक से पानी आता रहता है, तो रिपीटेडली हम कहते हैं वॉश करें। रिपीटेडली आईज वॉश को, नाक को, गले को अच्छे तरीके से, बॉडी शुड बी कवर्ड। ये अपनी इंडिविजुअल तौर पे। नेशनल लेवल के जैसे मैंने कहा कि प्लांटेशन, ये आपके लिए टारगेट होना चाहिए। भट्ठे वगैरह जो हैं वो आपकी साइड पर होने चाहिए। ये 2-3 माह तक इनको मिनिमाइज़ यानी कि किया जाए। सेफ्टी मेजरमेंट, सेफ्टी सर्टिफिकेट वो लेके वो चीज़ें इस्तेमाल की जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को पेरिफेरीज़ में किया जाए। कंबशन जो अक्सर किया जाता है फसलों की एंड में, उसको जो है ना एटलीस्ट ये अवॉइड किया जाए, बिल्कुल यानी कि 2-3 माह तक। इससे नेशनल लेवल पे कई हद तक, इवन आजकल तो रिकमेंडेशन से सेफ्टी मेजरमेंट के लिहाज से कि नए से नए शहर बनाए जाएँ, डिफरेंट सिटीज़ किए जाएँ, बजाय कि आप गुंजान इलाका कर दें, बजाय कि आप पॉपुलेशन एक ही जगह पे रखें। इट्स बेस्ट कि आप डिफरेंट सिटीज़ हों, डिफरेंट लोग एक्सपोज हों, आप उसको वसी कर दें। तो ऑल आर द फैक्टर्स जिसको आप नेशनल लेवल पे यू कैन प्रिवेंट। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि एलर्जी है क्या,
इसकी तशखीस कैसे की जाए? कैसे पता चलता है कि इंसान को एलर्जी हो चुकी है? एलर्जी बुनियादी तौर पे वो पेशेंट जिनको किसी भी चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जन चले जाते हैं। जी। अच्छा, तो हमारे ना बॉडी का एक रेस्पॉन्स है, हमारी बॉडी ना उसको रेस्पॉन्स कर लेती है। तो जब भी हमारी बॉडी ओवर रेस्पॉन्स करती है, हाइपर रेस्पॉन्स कर लेती है, तो उस वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन, या आप कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जो एलर्जन से जा रहे हैं, हमारी बॉडी जो सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, वो एंटीबॉडी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर स्किन पे इफेक्ट होगा तो इचिंग होगी, स्किन में खारिश होगी। अगर आइज़ पे होगा तो आइज़ में इचिंग होगी, खारिश होगी। नाक, साइनस, गले पे इफेक्ट होगा तो ऐसे पेशेंट को सुबह सवेरे के अगर डॉक्टर साहब मैं उठता हूँ 8-8 छींकें आती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 छींकें आती रहती हैं। नाक से सर पतला पानी आता रहता है। अच्छा, नाक से गले की तरफ गिरता रहता है। गले में सर इचिंग होती है, खारिश होती रहती है। सर बाज़ों का सांस फूलने लगता है, एक साइड बंद होती है, बाज़ों का दूसरी साइड बंद रहती है। तो ये सारे पेशेंट को ना ये सारे यानी कि अलामतें महसूस होती रहती है। इससे हम महसूस कर लेते हैं कि पेशेंट को ये एलर्जिक है। किस चीज़ से एलर्जी है? वो बाद पेशेंट कहते हैं कि सर हमने देखा हुआ है कि जब भी हम बाहर चले जाते हैं, गर्दो गुबार में चले जाते हैं, तो हमें ना फ़ौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। हमसे फ़ौरन जो है ना नाक से पतला सा पानी आता रहता है, क्या गिरता रहता है। बुनियादी तौर पे ये हाउस डस्ट माइट्स होते हैं, ठीक है ना। घर पे हो डस्ट माइट, या बाज़ औक़ात पेशेंट बहुत पुराने कपड़े निकालते हैं या कोई बुक्स वगैरह निकालते हैं, उसके बाद वो जिसे इनहेल कर लेते, तो जो हाउस डस्ट माइट्स निकलते हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर हम जब भी किचन में जाते हैं और किचन का कुकिंग के दौरान धुआं हो जाता है, फ़ौरन हमें ना यानी कि छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। बाद पेशेंट कहते हैं कि सर जब हम स्पेशली सर्दी वाले यानी कि ठंडे कमरे से बाहर आ जाते हैं, एसी वाले कमरे से, या बाहर से अंदर चले जाते हैं, तो फ़ौरन हमें स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं कहते हैं कि सर हम स्पेशली जब खुशबू इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो यानी अतर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से स्टार्ट हो जाता है। कुछ कहते हैं सर पार्क में गए थे, वहाँ पे वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं, वो जैसे ही हमने इनहेल किए थे तो हमने स्टार्ट किए थे। तो जो पेशेंट जिनको ना एलर्जी सारा साल रहती है, सर्दियों में, गर्मियों में, बाहर में, तो इसे हम कहते हैं यानी कि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। अच्छा, दूसरे पेशेंट होते हैं सीजनल का मकसद है कि मखसूस सीज़न में, गर्मियों में, सर्दियों में, बाहर में। दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको पूरा साल रहता है, चारों मौसम में, उसे हम कहते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं एलर्जी के ना। डॉक्टर साहब, अगर एलर्जी का बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो किन नुकसानात से इंसान दो चार हो सकता है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ना हम अल्लाह ताला ने हमें ना सेंस ऑफ स्मेल दी हुई है। हम दूसरा नाक से ना सांस भी लेते हैं, तो ये एक गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए ना। हम सांस नाक से थ्रू लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो डस्ट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ना वहाँ पे फ़िल्टर्ड होके, ह्यूमिडिफाइड होके, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिहाज से फ़िल्टर्ड होके ना गले में, चेस्ट में वो हवा चली जाती है, जिससे हम अच्छे तरीके से सांस ले लेते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ की वजह से नाक अगर बंद हो जाए तो वो हवा डायरेक्टली नाक से नहीं, मुँह से बंदा लेता है, क्योंकि अब वो जो हवा डायरेक्टली मुंह के थ्रू बंदा सांस लेता है, अब ये हवा फिल्टर्ड होकर नहीं जा रही, ह्यूमिडिफाई होकर नहीं जा रही, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक नहीं जा रही, डायरेक्टली गले के में जा रही, जिस वजह से चांसेस होते हैं कि गले के इन्फेक्शन रहेंगे। तो एलर्जी वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी ना जब छींकें आती है, नाक से पानी क्या गिरता रहता है, उनको नाक बंद रहता है, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। ये पेशेंट अक्सर मुँह खोल के सोते हैं। अच्छा, बातों का पेशेंट को खराटे वगैरह भी आते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ना अक्सर गले ख़राब रहते हैं, गले के इन्फेक्शन रहते हैं, चेस्ट के इन्फेक्शन रहते हैं, नाक से जो पानी गिरता रहता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप, उसकी वजह से गले के, चेस्ट के इन्फेक्शन रहते हैं। साइनस में मुसलसल रेशा गिरता रहता है, तो ऐसे पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जिसे हम कहते हैं दायमी नज़ला ज़ुकाम। अच्छा, नाक और साइनस में कुछ झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे सूजन हो जाती है, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना प्रोटीन हो जाती है,
ऐसे पेशेंट में गुदूद बढ़ने की भी चांसेस होते हैं। अच्छा। जो नाक में आम गुदूद होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टर्बिनेट हाइपरट्रॉपिक। अच्छा, जब भी गले ब्लॉक हो जाते हैं, गले में सूजन हो जाती है, तो कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को कानों में बंद सा महसूस होता रहता है, जैसे ना कान ब्लॉकेज सा जी। महसूस हो जाता है, या बाद इवन पेशेंट को टेनिटस हो जाता है। तो ये पेशेंट जिनको टाइमली ट्रीट ना किया गया, तो चांसेस होते हैं कि नाक में गुदूद बढ़ जाते हैं, जिसे हम टर्बिनेट हाइपरट्रॉपिक कहते हैं। गुदूद दूसरे किस्म के बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनोनेज़ल पोलिप। दायमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। गले के इन्फेक्शन, चेस्ट के इन्फेक्शन जैसे हम दमा वगैरह कहते हैं। कानों के इन्फेक्शन जिसे हम ओटाइटिस मीडिया हम कहते हैं। टेनिटस वगैरह हो जाती है। अच्छा। बाद पेशेंट को मुसलसल करने की वजह से लंग्स की नमूने इवन उनके हो जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से इफ़ पेशेंट आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? क्या इसका इलाज दवाइयाँ हैं या वैक्सीनेशन है? आप क्या समझते हैं? दैट्स गुड क्वेश्चन। बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि यू शुड आइडेंटिफाई द एलर्जेंस, कि बुनियादी तौर पे आपको एलर्जी है किस चीज़ से। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर हम कहते हैं आप अवॉइड कर लें वो पेशेंट जिनको यानी कि डस्ट से होता है। तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट घर में जो तकिया है, चादर है, तौलिया है, अच्छे तरीके से आप धूप में रखें उसको, फिर आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें, फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, आपको जब डस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपने तौर पे डस्टिंग ना करें, ठीक, यू शुड अवॉइड। आप बाहर जाते हैं डस्ट के माहौल में तो आप अच्छी तरीके से मास्क वगैरह पहन लें। फीमेल से तो हम कहते हैं दुपट्टा वगैरह पहन लें। कुकिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो धुआं आपकी नाक, साइनसेस, चेस्ट में चला जाता है, तो आप कोशिश करें कि खुद कुकिंग ना करें। अगर आप करती हैं तो मिनिमम हो, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम से कम यानी कि हो। अच्छा, आपको पता है मुझे खुशबू से हो जाता है, मुझे अतर से हो जाता है, तो आप वो खुशबू वाले पाउडर भी इस्तेमाल ना करें, आप खुशबू वाली परफ्यूम इस्तेमाल ना करें। आपको महसूस होता है मुझे ना स्पाइसी फास्ट फूड से हो जाता है, जंक फूड से हो जाता है, ये ट्रिगर फैक्टर से, तो आप इस्तेमाल ना करें। जिनको कोल्ड ऑयली चीज़ों से हो जाता है, ठंडा पानी से, पराठों से, बिरयानी से, इन चीज़ों से होता है जिसे हम कहते हैं फूड एलर्जी, तो हम सख्ती से मना करते हैं कि ये आपके लिए डेंजरस है, इट्स हार्मफुल फॉर यू, दीज आर द कॉजेटिव फैक्टर्स। ये आपके लिए एलर्जन से बॉडी में जाते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो जो आपके फैक्टर्स हैं आप उसे अवॉइड करें और आइडेंटिफाई करें। तो कहते हैं जो जो बंदा आइडेंटिफाई करता है साथ में अवॉइड कर लेता है, 90% चांसेस होते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा। 10% में हम मेडिकेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसी को लोकल स्टीरॉयड, सिस्टम स्टीरॉयड देते हैं जिसके नाक साइनस खुलने चाहिए। पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, साथ में कोई चेस्ट का इन्फेक्शन है, नाक साइनस का इन्फेक्शन है, एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। ऐसे पेशेंट को डीकंजेशन स्प्रे वगैरह देते हैं, जिससे ये बाद पेशेंट को कुछ चेस्ट का इन्फेक्शन हो तो हम उसमें पेशेंट में स्टीरॉयड्स वगैरह ये इनहेलर इस्तेमाल करवाते हैं। बाद पेशेंट में नेबुलाइजर वगैरह हम उसको कहते हैं कि जैसे नाक खुलना चाहिए, गला खुलना चाहिए, छाती वगैरह जो खुलनी चाहिए, तो ये मेडिकेशन वगैरह हम उसमें पेशेंट्स में दे देते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट में हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे हम कहते हैं IgE एंटीबॉडी हम करवाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि पता चले कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर किस्म की एलर्जी है। कुछ पेशेंट में ना 14 किस्म के एलर्जेंस होते हैं, हम स्किन पेक टेस्ट करवाते हैं। वो मखसूस किस्म की ना वो कुछ इंजेक्ट की जाती है एलर्जेंस, तो हमें बॉडी में पता चल जाता है कि 14 किस्म के एलर्जेंस में इस बॉडी को कितनी एलर्जी है। तो इस जिसे हम कहते हैं स्किन पेक टेस्ट, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज़ से ना एलर्जी है, जिसमें स्किन पेक टेस्ट से ना आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर हम उसको ना वैक्सीनेशन का भी ना बात को हम एडवाइस कराते हैं। मगर जितने भी एलर्जी वाले पेशेंट हैं एक्चुअली हम साल में एक दफ़ा इन्फ्लू टेट्रा वैक्सीन के नाम पे आती है, वो हम एक दफ़ा उनको शॉट लगवाते हैं, जैसे बॉडी में इम्यून सिस्टम उसका हो और बॉडी जो है ना एलर्जन को डिसेंसिटाइज कर सके। तो मेडिकेशन और साथ में स्टीरॉइड्स, इनहेलर्स, इन एडिशन वैक्सीनेशन, ये सारे जो है ना पेशेंट को हम देते हैं और प्रिवेंट मेजरमेंट के साथ। लास्टली पेशेंट को इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप करवाते हैं कि पेशेंट को हम सख्ती से कहते हैं गरम गरम दूध ले लें, शहद ले लें, नट्स वगैरह इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिससे आपको क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ती रहे। तो ये पेशेंट बिल्कुल फिट फाट रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है कि उनको कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, घंटी की आवाज़ें, मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें, ये कौन सी बीमारी है? अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ना
इसे हम कहते हैं कि टेनिटस, अच्छा। कि वो पेशेंट है जिनको ना कानों में सीटियों की आवाज़ें आती है, कानों में ना शां शां की आवाज़ें आती हाँ। रहती हैं, कानों में ना मुसलसल शोर महसूस होता रहता है। ऐसे लगता है कि बाद पेशेंट को ना दिल की धड़कन ना कानों में महसूस होती रहती है। अच्छा, वो पेशेंट जिनको आवाज़ें ना खुद महसूस होती रहती हैं अपने आप, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट टू टेनिटस। अच्छा। अच्छा, बाद औक़ात ये आवाज़ें ना पास वाले की महसूस होती रहती हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू टेनिटस। तो ये जो है ना बहुत अलार्मिंग जो है ना कंडीशन होती है पेशेंट के साथ, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि उनकी ना डेली एक्टिविटी मुतासर होती है। अच्छा। उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनको बाज़ औक़ात खाया पिया नहीं जाता, उनकी स्टडी मुतासर होती है, उनका जो डेली ऑक्यूपेशन वो मुतासर हो जाता है। तो ये डेली रूटीन परफॉर्म नहीं कर सकते, नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वी कॉल इट टेनिटस। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये बीमारी जन्म लेती है? बुनियादी तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर जो है ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो आपकी इनर ईयर की जो ब्लड सप्लाई है उसको कंप्रेशन कर लेती है। मगर अक्सर देखा गया है कि जो कानों में आवाज़ें आती रहती हैं, शोर की महसूस होता रहता है। कान के जो बाहर वाला हिस्सा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, वहाँ पे कोई पैथोलॉजी हो, उसकी वजह से टेनिटस हो सकती है। कान के जो दरमियान वाला हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं मिडिल ईयर, उसकी वजह से भी कानों में टक टक की आवाज़ें, शोर वगैरह अच्छा। महसूस होता रहता है। बाज़ पेशेंट को कान के अंदर वाला हिस्से का कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी कानों में शोर वगैरह महसूस होता रहता है। जिनको देखा गया है कि कान के बाहर वाले हिस्से में प्रॉब्लम है, जिससे कान में ना कोई वैक्स वगैरह चली जाए, हालांकि थोड़ी-थोड़ी वैक्स कान के लिए अच्छी होती है, अच्छा। मगर उसमें पानी चला जाए, वो वैक्स फूल जाए, तो ऐसे पेशेंट को कानों में टक-टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, कानों में कान बन-बन से महसूस होते रहते हैं। बाज़ पेशेंट को ना इचिंग होती है, ख़ारिश फंगस वगैरह लग जाए, उसकी वजह से भी ये आवाज़ें वगैरह हो जाती हैं। कुछ पेशेंट होते हैं कोई फॉरेन बॉडी इम्पैक्टेड वगैरह हो, उसकी वजह से हम यानी कि ये टेंडेंसी हो सकती है। कान पर्दे पे सूजन हो, जिसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस जी। मीडिया, ठीक है। कुछ पेशेंट को कान के पर्दे के पीछे रेशा जम जाता है, जिसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, उनको भी ये कानों में टक-टक की आवाज़ें वगैरह ना शुरू हो जाती हैं। कान के ना दरमियाने हिस्से में छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, ऑसिकल्स होती हैं, वो आपस अच्छा। में फिक्स हो जाएँ, जिसे हम कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस या टेम्पेनोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से हो जाता है। बाज़ कंडीशन है ना, वो जो हड्डियाँ आपस में टूट जाती हैं, हुँ। डिस्प्लेस हो जाती हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ऑसिकुलर डिसरप्शन, उसकी वजह से भी कानों में टक-टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक कान के अंदर का ताल्लुक है, कान के अंदर ना फ्लूइड्स होती हैं, एंडोलिफ हम कहते हैं, अच्छा। पेरिलिफ हम कहते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके कान के अंदर बहुत ज़्यादा ना फ्लूइड जमा हो जाती है या उसकी ड्रेनेज कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को कान में मुसलसल सीटियों की आवाज़ें आती रहती हैं, कान में मुसलसल टक-टक की आवाज़ें आती रहती हैं, साथ में कान उनके बंद-बंद से महसूस होते रहते हैं, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, दिल हुँ। मतली हो जाती है, उनको वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, जब भी कोई खाना खाते हैं वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है, जब भी कोई खाते हैं पीते हैं हमें फ़ौरन जो है ना वो वोमिट आउट कर लेते हैं, मगर कान मुसलसल सीटियों की आवाज़ें हैं, वो कान मुसलसल बंद हैं और ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मशीन चल रही है, इसे हम कहते हैं मीनियस डिजीज़। तो इसकी वजह से भी टेंडेंसी हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो स्पेशली 60 ईयर प्लस में जो जी, जी। पेशेंट्स होते बुज़ुर्ग हैं, लोग। उसमें देखा कि वो अक्सर आपको यानी कि ना वो कहते हैं कि सर कान में आवाज़ आता है मगर समझने में मसला होता है, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द साउंड, आवाज़ को ना समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ये एजिंग फैक्टर्स हैं, कान के अंदर वाले हिस्से में ना यानी कि जेनेसिस होती रहती है, तो कान के अंदर वाला हिस्सा जब मुतासर हो जाता है ओल्ड एज में, उसे हम कहते हैं प्रेसबाइकोसिस। अच्छा, उसकी वजह से भी कानों में टक-टक की आवाज़ें हो जाती हैं। कुछ छोटे-छोटे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें रसोली कहते हैं, तो ये 60-65 में जो अच्छा। पेशेंट होते हैं उनमें ट्यूमर शुरू हो जाता है। उनको कहते हैं इसका एक ही साइड में शोर होता है, वो मुसलसल होता जा रहा है। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता ऐसे पेशेंट को कान बंद हो जाते हैं, सुनाई कम देती है। बाद में चेहरे का टेढ़ापन भी हो जाता है, लकवा भी हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे पेशेंट में जब ट्यूमर टाइप चीज़ें आ जाए तो उसमें भी हो जाता है। बाज़ को पेशेंट को ना लकवा हो जाता है। हुँ। अचानक वो ब्रुश कर रहे थे, ब्रुश करने के बाद जो है ना पानी मुँह से आने लगा, आँख बंद नहीं हुई, आँख खुली की खुली रह गई।
इसे हम कहते हैं बेल्स पैल्सी, उसमें भी टेनिटिस यानी कि चांसेस होते रहते हैं। जो साहब ने कहा अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसमें भी चांसेस होते हैं यानी कि ना इसके। अच्छा, जिनकी नींद पूरी नहीं है, अच्छा। स्ट्रेस में रहते हैं, रात को सो नहीं पाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात को नींद रखी हुई है, आपको मेलाटोनिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, पाइनियल ग्लैंड्स, वो रिलीज होता रहता है, आपको बड़ी मीठी नींद सुलाता है, बड़े आप सुकून को सो जाते हैं। अच्छा, सुबह को जो है ना आपको हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम कहते हैं कार्टिसोल, कार्टिकोस्टियोल, अल्डोस्टिरोन, आपको बड़ा एक्टिव करते हैं, आपको ना बड़ा अलर्ट करते हैं। अच्छा, वो लोग जो रात को सोते वक्त जागते हैं, अच्छा सोते वक्त उठते हैं, उनमें विड्रॉल इफेक्ट्स आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, उसकी वजह से भी उनको ना यानी कि ये टेनिटिस की आवाज़ आते रहते हैं। तो वो पेशेंट जो स्पेशली स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनमें भी ये टेनिटिस के चांसेस होते रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं टेनिटिस के लिए। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? अच्छा, ऐसे पेशेंट को ना बुनियादी तौर पे मुआयना करते हैं हम, ठीक है ना, कि काज़ क्या है, मतलब नाक साइनसेस को देखते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, गले का यानी कि इन्फेक्शन तो नहीं, गले को हम देख लेते हैं। इन एडिशन हम कान का मुआयना करते हैं मशीन से, जिसे मोटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। उसमें पेशेंट में देखना होता है कि जी वैक्स है, फंगस है, क्या है। इन एडिशन पेशेंट को ना हम टेस्ट भी करते हैं, बात को हम ब्लड की टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बेस लाइन हम टेस्ट करवाते हैं, हेमाटोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, खून की कमी का होना, खून की ज़्यादती का होना, ठीक है ना, उसको हमने देखना होता है। ऐसे पेशेंट को गुर्दों की, जिगर की हम टेस्ट भी हम करवाते हैं कि कहीं जिगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, गुर्दों का प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे पेशेंट को कोई यरकान वगैरह तो नहीं, गुर्दे फेल वगैरह तो नहीं। ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं टेनिटिस के लिहाज से। इसी तरह पेशेंट में जो स्पेशली ओबीस पेशेंट होते हैं, मोटे होते हैं, उसमें हम यानी कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हम करवाते हैं कि आपको ना पूरी ब्लड पिक्चर सामने आ जाए लिपिड्स की, क्योंकि जो हाइपर लिपिडीमिया वाले पेशेंट है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया वाले पेशेंट है, उसमें भी टेनिटिस के चांसेस होते रहते हैं। तो उसमें भी हम ये करवाते हैं। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, उसमें हम ब्लड की टेस्ट करवाते हैं, पिछले 3 माह का ना रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है, जिसे हम कहते हैं HbA1c। तो एक दफ़ा आपने सारा मुआयना किया, ये आपने टेस्ट वगैरह की, बात की हम समात की टेस्ट करते हैं, जैसे दिल की ECG की जाती है, इस तरह हम कान की समात की टेस्ट करते हैं, ऑडियोमेट्री हम कहते हैं। किन पेशेंट्स को हमें जो है ना कान के पर्दे के पीछे जो रेशा है उसकी टिम्पेनोग्राम करना पड़ता है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री हम कहते हैं। बाद पेशेंट को हम CT स्कैन कराना पड़ता है, MRI हमने कराना पड़ता है कि अंदर वाले को ट्यूमर वगैरह तो नहीं। तो वंस आपके पास डायग्नोसिस हो जाए, नाउ इट्स ईजी फॉर यू टू ट्रीट। जो पेशेंट को वैक्स है कान के अंदर, उसको हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक इट ईजी। हम आपको अच्छी तरीके से ना ड्रॉप देंगे, पेशेंट को सॉफ्ट करेंगे, उसको फिर डिवैक्स कर लेंगे, फंगस से एंटी फंगल ड्रॉप देंगे, उसको निकाल देंगे, पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा। जिनको कान के पर्दे के ऊपर सोजन है, अच्छी सी उसको एंटीबायोटिक हम दे देते हैं, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह दे देते हैं, डीकंजेशन हम दे देते हैं, एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी जाती है 4 to 6 वीक बाद का 2 से 3 माह तक देते हैं, जिससे बिल्कुल पेशेंट फिट फाट हो जाता है। जिनको कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा पड़ा हुआ है, बाद पेशेंट को ना हम चीरा दे के ट्यूब डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं माइंगोटमी गुलमेट इंसर्शन। वो डाल देते हैं, रेशा वगैरह निकलता रहता है, उसकी टेंडर बिल्कुल सेटल हो जाती है। इस तरह जो कान के अंदर जो हड्डियाँ चिपकी होती हैं, उसकी यानी कि ना ऑस्टिकुलर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, उसकी की जाती है, उससे भी चीज़ सेटल हो जाती हैं। अच्छा, वो जो मैंने कहा था जिसको ना मीनियस डिजीज़ है या प्रेस बाइक्यूज वाले पेशेंट है, उसमें ना हम स्पेशली कहते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस हो, आप जो है ना ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो, अच्छा शुगर आपकी कंट्रोल्ड हो, अच्छा आप जो है ना मखसूस किस्म की मेडिकेशन होती हैं, लेबेंथाइन सेडेटिव होती हैं, वेज़ोडाइलेटर्स कुछ मेडिकेशन होती हैं, कुछ न्यूरोटॉनिक मेडिकेशन वगैरह दे देते हैं। तो इससे भी कई हद तक ना उनकी टेनिटिस वगैरह ना यानी कि सेटल हो जाती हैं। अच्छा। जिनको यानी कि जो ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं, उसको भी हम रीअश्योर करते हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है, कोई खुदा न खास्ता अंदर कोई ऐसी ट्यूमर वगैरह नहीं बना हो, कोई रसोली नहीं है, ये एज के लिहाज से हो जाता है, जिससे ना आंखों में मोती यानी कि बन जाता है, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, या जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एज के लिहाज से कोई खुदा न खास्ता बीमारी नहीं है, तो उसको फिर रीअश्योर करते हैं, काउंसिल देते हैं। इन एडिकेशन कुछ मेडिकेशन हम उसको दे देते हैं, वेज़ोडाइलेटर देते हैं, न्यूरोटॉनिक वगैरह दे देते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, जिनको ना बेसिकली ब्लड प्रेशर, शुगर है, उसको हम मेडिकेट करते हैं, BP को कंट्रोल रखना, शुगर को कंट्रोल रखना, तो उनको टेनिटिस सेट हो जाती है। तो जो रात को नहीं सोते उसको हम सख्ती से कहते हैं
कि 6 से 7 घंटे की आपकी नींद हाईली इंपॉर्टेंट नींद, फॉर यू। आप वॉक करें, आप ओबीस हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक हो, आपने स्पाइसी फास्ट ऑयली चीज़ें इनसे आपने परहेज करना है, वेट आपने रिडक्शन करना है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। बाद पेशेंट को ना यानी कि हम टेनेटस मास्कर भी देते हैं, तो वो हम टेनेटस मास्कर इस्तेमाल करते हैं, जो मास्किंग इफेक्ट की वजह से ना वो काफ़ी उसकी टेनेटस ना इनहिबिशन हो जाती है उसकी, तो उससे भी कई पेशेंट सेटल हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं, पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।